नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। जागो इंडिया में आज बात करेंगे किसानों की, क्योंकि देश भर में इस समय किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। देश भर में लगातार किसानों की जो 3 बिल लगाए गए हैं उन पर एक केंद्रीय मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इस्तीफा मंजूर कर लिया था, यानी कल इस्तीफा मंजूर करने के बाद लगातार सियासत तेज हो चुकी है। तीनों बिलों का लगातार देश भर में विरोध जारी है। विरोध के बाद इतने सुर खड़े हो गए कि लगातार बीजेपी खुद अपने ही घटक दलों से गिरती नजर आ रही है। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल की पुत्रवधू हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया। हालांकि अभी तक सांसद है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से यह भी कहा है कि मैंने इस्तीफा किसानों के लिए दिया है, किसानों की मांगों के लिए दिया है। मैं किसानों के साथ हूं, लेकिन किसानों के साथ रहने वाले अक्सर नेता कहीं ना कहीं किसानों की बात संसद में करते नजर आते हैं। ऐसा पहला नेता हरसिमरत कौर निकली है। नहीं तो किसानों के नेता अक्सर ऐसे होते हैं जो संसद में जाने के बाद किसानों की बातों को भूल जाते हैं। हालांकि किसान ही उन्हें संसद तक भेजते हैं। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों की सुनने वाले नेता बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है रामपाल जाट, जो लगातार किसानों की बातों को सामने रखते हैं। किसानों के लिए इन्होंने कई बार आंदोलन किए हैं, यहाँ तक कि हजारों मुकदमे भी इन पर लगे हैं। इतना ही नहीं, हर वर्ष किसानों के लिए एक बड़ा आंदोलन करते हैं। जो सरकार इस समय एक अहम कानून लाने वाली है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिसका मैं खुद मीडिया के माध्यम से भी विरोध करता हूं, कि जो मंडियों में अनाज बेचने वाला किसान है, अब तक वो सरकारी स्तर पर भाव तय होते थे, अब उन्हीं भावों को निजी स्तर पर तय किया जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं उस कानून में है। अभी आपने दूदू में भी आंदोलन किया था रामपाल जी, शायद अभी कोविड समय पर भी आपने आंदोलन किया था। किसान आपके साथ थे, हजारों किसान आपके साथ थे। मोदी सरकार एक बिल ला रही है, अहम बिल है, कि जिसमें किसान अब प्राइवेट मंडियों में भी अपना अनाज बेच सकेगा। मोदी सरकार इसे किसान विरोधी बिल नहीं बता रही है, किसान के पक्ष का बिल बता रही है, लेकिन लगातार इस पर सियासत गर्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अब मंडियों में जो बिल सरकारी स्तर पर तय होता था वह प्राइवेट स्तर पर होगा। क्या लगता है? जादव जी, बात तो तुम्हारी सही है जी, और ये भी सही है जी, कि संसद में जाने के बाद जी, जो अपने आप को किसान मसीहा बताते हैं, जी, नेता नहीं मसीहा, जी, वे मसीहा भी चुप हो जाते हैं। जी, इसलिए हरसिमरत कौर जी, मंत्री होते हुए भी जी, उन्होंने ऐसे क्रूशियल टाइम पे जी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जी, निश्चित रूप से ये उनका कदम प्रशंसनीय है, जी, और उनके त्याग पत्र के कारण जी, ये मुद्दा देश भर में गरमाया। ये भी खास बात है। बिल्कुल। लेकिन ये सही बात है कि अभी किसानों की सुनने वाला, किसानों पर विचार करने वाला लगता है संसद खाली है। जी, जो संसद खाली है शब्द क्यों कहा? भाजपा के 303 सांसद हैं, 543 पूरे सांसद हैं। आपकी बात तो सही है जी, 543 सांसद है, जी, लेकिन 543 सांसदों में तो हम खोजने बैठे, हमारा कौन, हमारे बोलने वाला कौन? फिर किसकी बोलने वाले हैं? अभी तो वो सब जिसकी सरकार, जी, वो तो सरकार के साथ बोलते हैं। जी, जो सरकार में नहीं है जी, वो तब तक बोलेंगे जब तक वो राज में नहीं आ जाए। जी, इसलिए राज में आने के बाद जी, वो पलटा खाने में समय नहीं लगाते। लेकिन आपने पलटा खाने की जो बात कही है, सरकार की तरफ बोलते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के साथ जो एनडीए के घटक दल थे, अकाली दल एक अलग फ्रंट में निकल के आया है। उन्होंने हालांकि गठबंधन नहीं तोड़ा है, किसानों की बातों को बिल्कुल समर्थन नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है। यदि अकाली दल गठबंधन तोड़ देता जी, तो ज्यादा लाभ में रहता। आज पंजाब, लाभ कौन सा मिलता? राजनीतिक लाभ या जनता का लाभ? दोनों ही, दोनों दृष्टि से वे आगे निकलते जी, और आगे निकलकर किसान फिर उनको ताज पहनाते जी। किसान का निश्चय हो जाता कि वाह हमारे लिए भी कोई लड़ने वाला है जी, तो वो अपने योद्धा को ढूंढता है जी। और पंजाब ये एग्रीकल्चर स्टेट है जी, वहाँ किसानों के कारण सरकार बनती है जी, बिना किसान वहाँ सरकार बन नहीं सकती जी, कोई भी हो। इसलिए किसान वहाँ की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। उस भूमिका को देखते हुए
ये जो त्याग पत्र हुआ है, ये उसी परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए कि यदि वहाँ किसानों को इतना दबाव नहीं होता। दूसरा, पंजाब विधानसभा ने इन कानूनों के विरोध में जी जो संकल्प पारित किया, ये भी खास बात थी। ये संकल्प पारित करे तो पूरा जनमत के दर्शन हो गए केंद्र सरकार को कि जनमत तुम्हारे मत के विरोध में है। जी, ये बड़ी बात है। देखिए रामपाल जी, सुखबीर सिंह बादल की जो पार्टी है अकाली दल, अभी तक एनडीए के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी पुत्रवधू ने, क्या लगता है उनकी पुत्रवधू किसानों के साथ आई है या इसमें भी कोई राजनीति है? नहीं तो जब उनके साथ थी, केंद्रीय मंत्री उनके पास था, केंद्रीय मंत्री का जो पद था जो उनके पास बिल्कुल निहित था, उसके बाद में उनका इस्तीफा देना, भाजपा सरकार उसे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसे तुरंत स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार करना चाहिए या फिर पहले किसानों की बातों को सुनना चाहिए? संसद में किसानों की बात सुनने के लिए उन्होंने किसानों की बात रखने के लिए इस्तीफा दिया था, बात नहीं सुनकर उनका इस्तीफा मंजूर किया। क्या लगता है, बात नहीं सुनी गई या बात सुनी गई? ज्यादा दो बातें हैं जी। पहली बात, जब अध्यादेश आए 5 जून को, जी, कानून तो उसी दिन बन गया जी, और ये सबके सामने भी आ गया था जी कि किसान विरोधी कानून है जी। उसके उपरांत भी 5 जून से लेकर अभी जिस तारीख को त्याग पत्र हुआ उस तारीख तक कोई प्रतिक्रिया अकाली दल की नहीं थी। लेकिन जैसे नहीं, उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आई तो मैं इस्तीफा दूंगी। निश्चित रूप से जी, ये भी बाद में आई जी, ये भी इस्तीफा देने का कुछ समय पहले आई। जी जी, ये शुरू में नहीं आई जी। यदि वो शुरू में जी जैसे ही अध्यादेश लाए जी वैसे ही यदि वो त्याग पत्र देती जी तो उनका कद और बढ़ता जी, उनको और ज्यादा लाभ होता, लेकिन वो चूके। लेकिन चलो सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए जी, तो भी हम ये नहीं कहेंगे भूला है जी, आ तो गया। रामपाल जी, इस्तीफे तो आपने भी खूब दिए, भारतीय जनता पार्टी में आप भी थे, आपने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। देखो मैंने आपसे सवाल किया है, आप अदरवाइज ना लें, भारतीय जनता पार्टी में आप भी थे, आपने भी इस्तीफा दिया है। ज्यादा जी, क्यों आपका इस्तीफा देने का क्या कारण था? मैंने एक बात कही हुई सब जगह जी, मैं राजनीति में जी किसानों का राजदूत हूँ जी, और किसानों के राजदूत के रूप में काम करता हूँ जी। जहाँ किसानों का हित जी मुझे नहीं दिखता जी, उस दल में मैं रह ही नहीं सकता। इसलिए जब 2013 में चुनाव हुआ जी, उसके पहले जो घोषणा पत्र तैयार किया जी भारतीय जनता पार्टी ने, उस घोषणा पत्र में लिखा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी खरीद का तंत्र बनाएंगे जी, किसान को आय के लिए ही प्रोत्साहित नहीं देंगे, उसका सम्मान भी बढ़ाएंगे, तो आय के साथ सम्मान भी देंगे। ये उनका घोषणा पत्र का अंग था जी। और जैसे ही सरकार बनी जी, वैसे ही सबसे पहले मूंगफली के दाम गिरे बिल्कुल, और मूंगफली का 28 फरवरी तक की खरीद थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी को ये रिक्वेस्ट की कि आप इस खरीद को 28 फरवरी तक नहीं वर्ष भर के लिए करो जी, क्योंकि ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र पर लिखा था जी। तो आप इसको वर्ष भर उन्होंने नहीं की, इसलिए मुझे धरने पर बैठना पड़ा जी। जब मैं धरने पर बैठा तो उन्होंने एक बार तो तिथि बढ़ाई, लेकिन 9 दिन के लिए बिल्कुल। और उसके बाद दूसरी जो घटना हुई जी, चने का 354 अरब रुपया जी भुगतान किसानों का अटक गया था जी, इन्होंने किया नहीं जी। यहाँ कहा तो इन्होंने कहा केंद्र करेगा, केंद्र ने कहा राज्य क्यों नहीं कर देता जी। तो किसान को केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होते हुए भी फुटबॉल बना दिया था जी। तो हमने कहा यह नहीं चलेगा जी। जब इन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया जी, फिर हमारे मन में गुस्सा आया, और फिर जब 14 में सरकार बनी बीजेपी की जी, उसके पहले एक जो हमने किसान विधेयक का प्रारूप तैयार किया जी, किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 जी, उसको श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली साहब जी, नितिन गडकरी साहब जी, और तो और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी, इन सब ने कहा बहुत अच्छी चीज है, किसानों के लिए जैसा ही डॉक्यूमेंट बनाया बाकी सेक्टरों के लिए बनाओ रामपाल जी। तो उसको उन्होंने अप्रूवल दिया,
और जैसे ये सत्ता में आए, हमने कहा ये काम तो करो, इस विधेयक को तो लाओ, तो उन्होंने वो नहीं लाए। भूमि अधिग्रहण के लिए संशोधन का अध्यादेश लाए, उसका हमने विरोध किया, उसके खिलाफ अन्ना जी हम साथ थे, आंदोलन लड़ा। और फिर जब हम देखा कि यहाँ अब किसान हित गौण हो चुके हैं, अब ये किसानों के लिए काम नहीं करेंगे, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी को उस समय जब राज्य में और केंद्र में दोनों जगह इन्हीं के झंडे फहरा रहे थे, इन्हीं का राज था, उस भरे राज में मैंने इनको छोड़ा जी। इसलिए ये जो मेरा त्याग पत्र देने का कारण था वो किसानों के मुद्दे थे। किसानों के मुद्दे पे जो उन्होंने काम नहीं किया, जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा कि मैं इनसे अलग हो जाऊं जी। लेकिन उसके आज क्या लगता है, संसद में 3 जो अध्यादेश लाए गए हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक इनमें किसानों का हित है, कहाँ किसानों का अहित है, कैसे सरकार बैकफुट पे आ सकती है, बैकफुट पे आएगी, नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? पहली बात जी, ये अध्यादेश तीनों ही जी ये किसानों के नाम पर प्रचारित किए जा रहे हैं जिसमें किसानों का भला होगा जी। इसलिए ये तो हर सरकार की नीति रही है कि किसानों के नाम पर प्रचारित करो, किसानों की भलाई के नाम पर प्रचारित करो, उसमें किसानों का भला होता नहीं है। इनमें भी तीनों में किसानों का कोई भला नहीं है। क्या क्या बिल हैं, क्या क्या अनिहित है किसानों का, क्या हित है, और सरकार क्यों लाना चाहती है? जादौन एक बिल है कृषि उपजों के व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, जिसमें इन्होंने कृषि उपजों का व्यापार ये बड़े पूंजी वाले के हाथ में सौंप दिया और उनको एकाधिकार देने के लिए ये तीनों इन्होंने एक साथ तैयार किए अध्यादेश, तीनों कानून एक साथ तैयार किए। और तो और स्टॉक सीमा भंडारण सीमा समाप्त कर दी, और वो कह रहे हैं किसान के लिए की, तो उसमें लिखते हैं ना भाई ये भंडारण सीमा किसान के लिए समाप्त की जाती है, लेकिन नाम किसान का, भला बड़े पूंजी वालों का, कॉरपोरेट जगत का, उसके लिए इन्होंने ये भंडारण सीमा समाप्त की, जिससे वो एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज खरीद सके। तो जो भी एकाधिकार प्राप्त व्यक्ति होगा वो उत्पादक जो होगा उसको कम से कम दाम देगा, जो उपभोक्ता होगा उसकी जेब से ज्यादा दाम वसूल करेगा। ये जो वृत्ति है ये पूरे देश के खिलाफ जाती है, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके खिलाफ जाती है। इसलिए ये जो नीति है एकाधिकार सौंपने की, इसके लिए उन्होंने संग्रहण सीमा समाप्त की। इसके लिए उन्होंने कहा कोई भी व्यापार करने वाला जो मंडी से बाहर व्यापार करेगा उसको न टैक्स देने की जरूरत, न फीस देने की जरूरत, और न राज्य के कानून मानने की जरूरत। ये राज्य के कानूनों से उसको ऊपर बना दिया, ऊपर उठा दिया, और उनको ऊपर बना के कह दिया तुम अपना अनाज कहीं भी खरीदो, कहीं भी बेचो जी, कोई शुल्क नहीं, कोई रोक टोक नहीं जी। तो ये जो उन्होंने किया है, तो जो काला बाजारी को रोकता था भंडारण सीमा, उसको भी समाप्त कर दिया। किस और ले जा रहे हैं देश को, किस और ले जा रहे हैं किसानों को, और फिर भी ऊपर से तुर रहा ये कि हमने किसानों को अधिक दाम दिलाने के लिए काम किया है। हमने तुमसे एक बात कही जी, अभी मेरी बात हुई जी, केंद्रीय कृषि मंत्री से बात हुई अभी आपकी, माननीय कृषि मंत्री जी तोमर साहब, नरेंद्र जी, उन्होंने वहां बुलवाया जी, मैं गया जी, और हमारी 2.5 घंटे बातचीत चली। कब की बात है ये? 2 दिन पहले की जी, पुरानी नहीं है। जब वहां गए तो उन्होंने कहा देखो रामपाल जी सब इसमें भला है किसानों का जी। हमने कहा जी भला है तो आप ये तो कह रहे हो ना कि भाई उपजों का जो दाम है वो किसानों को ज्यादा मिलनी चाहिए जी, कहाँ यही चाह रहे हैं हम जी। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा उपाय है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जी खरीद की गारंटी का कानून बना दो जी। किसान ऋणी नहीं रहेगा, ऋणदाता बन जाएगा, और जिस दिन किसान ऋणदाता बन जाएगा हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। इस और चलो ना। और हमने इतना ही नहीं कहा उनसे, हमने कहा हमने प्रारूप तैयार करके दिया है, और उस प्रारूप के आधार पर 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने एक निजी विधेयक को सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया है। उसको 6 वर्ष बीत गए। आप बात करो किसान हितों की, यदि आपके मन में किसानों का दर्द है सरकार के, तो आप उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? या तो आप निजी विधेयक को समर्थन दे देते,
तो वो कानून बन जाता, या फिर आपको श्रेय लेना था तो आप सरकारी विधेयक ले आते, सरकारी विधेयक लाके उसको पारित करा लेते तो कानून बन जाता। तो आज किसान को अपनी मक्का 600 से 800 में नहीं बेचनी पड़ती, जबकि इसका एमएसपी तो 1860 रुपए, बाजरा 2150 रुपए न्यूनतम समर्थन सरकार ने घोषित किया है, और आज बाजार में कीमत बाजरे की 1100, तो 1000 रुपए का घाटा। और मूंग जब बेचा पिछली वर्ष उसका एमएसपी था 7050 रुपए प्रति क्विंटल, किसानों का बेचना पड़ा 4050 तक, तो 3000 रुपए का घाटा। चना बेचा 1000 रुपए घाटा में। हर फसल हम लागत से कम बेचने को हमको मजबूर होना पड़ता है, और सरकार कहती है हमने आपको विकल्प दिए हैं, चिंता मत करो, एमएसपी पे बेचो या बाजार बेचो, दोनों विकल्प आपके पास है, और वो विकल्प है ही नहीं। तो ऐसे प्रचार की बजाय आप ये क्यों नहीं करते, उसको आप गारंटी का कानून बना दो ना। और ये जो गारंटी का कानून की बात मैं कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं कर रहा जी, यही मैंने बहस जो भारत सरकार की संस्था है जो मूल्यों का निर्धारण के लिए अनुशंसा करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने 2 बार अपनी अनुशंसा दी है जी कि खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाओ। ये तो किसी की नहीं मान रहे, तो आप अपनी संस्था की नहीं मान रहे जी, किसानों की नहीं मान रहे। इसलिए यदि आपको लगता है कि हाँ ये काम किसान खुशहाल होना चाहिए, तो किसान खुशहाल हो जाएगा ना जी। और दूसरा, हमने उसी कानून में एक लिखा, प्राकृतिक आपदाओं से जब फसलों का खराबा हो तो जितना खराबा उतना मुआवजा जी, उसके लिए ये जो चैप्टर था वो मैंने नहीं लिखा था जी, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के जी, मेरी लगातार उनसे मीटिंग होती थी। उन्होंने कहा रामपाल जी ये मैं लिखूंगा जी, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि मैं जब पहले कृषि मंत्री रहा था तो मैंने ऐसा ही बोला था और हमने ऐसी नीति बनाई थी। तो उनका हाथ से लिखा, उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और हाथ से लिखने के बाद जी जैसे ही सत्ता में आए जी वो भी चुप, बाकी भी चुप। ये जो स्थिति है, तो ये हमने कृषि मंत्री जी को कहा कि आप तो हमारे लिए जी खरीद की गारंटी का कानून बना दो, बाकी अध्यादेशों की हम आवश्यकता नहीं है। ये आप बड़े पूंजी वालों के भले के लिए तो ला रहे हो जी, नाम हमारा ले रहे हो जी, तो यदि लाना तो उनके नाम पे लाओ ना जी। लेकिन रामपाल जी, आप लगातार किसानों की बात करते हैं, 2007 से 2020 तक का समय मेरे को खुद को देखते हो गया है, जगह जगह आपने हजारों आंदोलन किए हैं, किसानों की बातें रखी हैं, यहाँ तक कि किसानों की बातों रखने के लिए आपने मुकदमे भी खाने के लिए कहीं पीछे नहीं हटे हैं, जगह जगह लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं किसान हितैषी नजर नहीं आ रही है, डिफाल्टर किसानों का तो लोन माफ करती है, लेकिन जो वादा इन्होंने किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, राजस्थान सरकार का अभी तक आपका कोई रुख दिखाई नहीं दिया है, क्या कारण है? जादौन जी, अभी अपनी चर्चा चल रही थी जी केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का संदर्भ जी, इसलिए उसके संदर्भ में केंद्र को अपन कहते हैं जी। यदि आपने राज्य की बात छेड़ी है जी, 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 तो मैं आपको बात बताता हूँ। अभी जी ऋण की बात तो छोड़ो, हमने ऋण माफी तो मांगते नहीं है जी, हमने कहा हमको ऋण माफी तो चाहिए ही नहीं, हमने कहा हमको तो दो आप ऋण मुक्ति जी। और ऋण मुक्ति के लिए जहां कांग्रेस ने जी अपने घोषणा पत्र में जी ये घोषणा की संपूर्ण ऋण माफ किया जाएगा, इसी ढंग की घोषणा 2009 के लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो दोनों एक जैसी है जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं। क्या इसीलिए आपने आम आदमी का हाथ पकड़ा था? क्या इसीलिए आपने आम आदमी का हाथ पकड़ा था? हाँ, मैंने आम आदमी का हाथ इसलिए पकड़ा था जी जादौन जी, जो बिल की मैं बात कर रहा हूं जो 2014 में लोकसभा ने उसको बेचारा स्वीकार किया जी, उसके लिए मैं गया था वहां, और मेरा एक विचार था यदि दिल्ली विधानसभा में जी ये विधेयक पारित हो जाता है तो देश का मुद्दा बढ़ जाएगा जी। और आम आदमी पार्टी वालों से मैंने कहा कि हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चौक हो आ जाए जी, आपका तो पैसा लगना नहीं दिल्ली में जी, दिल्ली में किसान है नहीं जी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्टी बनने के लिए लोग आपको स्वीकार करेंगे दौड़कर जी। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष उसके बने और दिल्ली की सरकार ने भी नहीं स्वीकारा। हाँ, ये सही बात है जादव, एक बार नहीं 4-5 बार हमारी मीटिंग हुई जी, और लगातार किनसे हुई? केजरीवाल जी से हुई? किनसे हुई? केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं जी, बाकी का तो वहां कोई अर्थ ही नहीं है जी। इसलिए केजरीवाल से लगातार हुई, हाँ करते हैं, हाँ रामपाल जी देखते हैं, और अंत में जब हमारी मीटिंग हुई तो कहने लगे रामपाल जी दिल्ली में तो किसान है ही नहीं जी, हमारे यहाँ का तो मुद्दा ही नहीं है जी।
तो मैंने कहा जी आपको दिल्ली की पार्टी रहना है, देश की पार्टी बनना है जी। यदि देश की पार्टी बनना है तो आप ये काम करो, और आपको दिल्ली की पार्टी रहना तो आप जाओ आपका काम जाने। तो उन्होंने कहा मुझे कागज दे जाओ, मैं देखता हूँ और आप जल्दी सूचना करता हूँ। जब उन्होंने सूचना नहीं की, आई हैव मेक ए रिजाइन, इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया, पद से नहीं जी, आम आदमी पार्टी से। लेकिन क्या जी, लेकिन पार्टी ने भी किसानों की बात नहीं सुनकर आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हाँ ये सही बात है जी। यदि वो किसान हित को समझते होते जी, किसान हित के लिए उनके मन में दर्द होता जी, तो स्थितियां अलग होती, भिन्न होती। लेकिन मुझे लगा वहां भी केवल जैसे बाकी ने बोर्ड लगा रखे ना, एकमात्र शुद्ध देशी घी की दुकान, चाहे डालडा बिको जी, चाहे मिलावटी घी बिको, यही स्थिति उनकी हुई। हम तो सोचते थे इनसे हटकर है ये नया विकल्प तैयार हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को डालडा नहीं घी नजर आई इस विधानसभा चुनाव में भी। क्या उन्हें किसानों की बात पसंद नहीं है? ऐसा है, दिल्ली में किसान है ही नहीं, लेकिन किसानों की बात करने वाला नेता पसंद नहीं है। ऐसा दिल्ली वालों को किसानों की बात करने वाला नेता पसंद तब आवे जी, जब दिल्ली वालों को जानकारी दी जावे जी, कि जिस दिन किसान की इकोनॉमी ढह जाएगी जी, दिल्ली भी नहीं बचेगी जी। ये उनको समझाने की जरूरत है। अभी उनके पास ये समझ नहीं है, ये समझ होती तो उनका निर्णय भिन्न भी हो सकता था। क्या लगता है अन्नदाता के साथ अब क्या होगा? सरकार, केंद्र सरकार अपना रुख रख रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग रुख रख रही है, लगातार किसान जो नेता हैं आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, आपस में समझौता होता है, सरकार बैकफुट पे आती है और उस नियम को लागू करने में कहीं ना कहीं दरकिनार रहती है। लेकिन अन्नदाता की जो स्थिति है वही रहती है। आज अन्नदाता कर्ज में डूबता नजर आ रहा है, अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, लेकिन अन्नदाता की सुनने वाली कोई सरकार नहीं है। क्या लगता है आगे क्या भविष्य होगा अन्नदाता का? विवेक जाधव, यह परिवर्तन आएगा? एक बात ध्यान करने की, समझने की हम सबको जी, अभी जो इकोनॉमिक डिजाइन है जी, जो अर्थ रचना है जी, और जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं जी, उस डेवलपमेंट का जो मॉडल है जी, वो कृषि प्रधान भारत के अनुकूल है ही नहीं जी। वो तो अमेरिका का पिछलक्कू टाइप का सारा मॉडल ही जी। इस कारण से जो भी शासन में आता है, जो भी राज में आता है, राज के आने के पहले तो, राज में नहीं आता उसके पहले तो बोलता वो किसानों की। जैसे ही राज प्राप्त होता है उसको, वो तो उसी डिजाइन को साधने में लग जाता है जी, उसी मॉडल में रत हो जाता है। जब तक ये डिजाइन और मॉडल नहीं बदलेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए अपनी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की जी। जैसे फ्रांस में राज्य क्रांतियां हुई, हर बार विफल हुई जी, इसी ढंग से अभी भारत का किस्सा चल रहा है। हम चाहेंगे अब राज ही नहीं, व्यवस्था बदले, राज तो एक सीढ़ी बने, व्यवस्था परिवर्तन की जी। देखिए रामपाल जी, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। हर गांव स्तर पर क्या भंडारण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि देश भर में जो भाव तय होते हैं, चाहे टमाटर पर ले लें, चाहे प्याज पर ले लें, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, जिस समय किसान की खेती से ये पैदा होते हैं उस समय के भाव को देखें और उसके 6 महीने बाद के भाव को देखें तो काफ़ी बड़ा अंतर होता है। इसलिए क्या हर गांव स्तर पर भंडारण होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो आपने अभी तक मांग क्यों नहीं की? विवेक सिंह जाधव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जी। आपने जो मुद्दे को छेड़ा है जी, आपने दुखती रग पर हाथ रखा है जी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जी, हमने छेड़ा नहीं जी, हम तो इसको लड़ रहे हैं जी। और हमने तो कहा जी, ग्राम स्तर पर नहीं, घर घर भंडारण जी, इसकी व्यवस्था हो और गांव में भंडार गृह बने जी। और हमने एक सुझाव दिया जी राज्य सरकार को भी, और परसों हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को भी, वहां सारे अधिकारी बैठे थे, उनसे हमने कहा जी आप तो हर गांव में 5 लाख टन का भंडार गृह बना दो जी, उसमें 50 लाख रुपए का खर्चा अनुमानित है जी। और एक पंचायत में एक वर्ष में जी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता आती है जी। बिल्कुल आती सहायता आती है। तो आप तो कुछ मत दो यहाँ से, क्यों 1 लाख करोड़ का हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो जी। आप तो केवल ये प्रस्ताव पारित करा दो कि ये जो पैसा है जी, 1 वर्ष के लिए केवल ग्राम पंचायत में जो भंडार गृह बनाएगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। जब भंडार गृह पूरा हो जाएगा उसके बाद में दूसरे कामों को प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि यही काम हो जाए तो उन्होंने कहा बात तो बहुत बढ़िया है आपकी जी। तो वहां का ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलता है एग्रीकल्चर का, रामपाल ये प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है, तो आप ध्यान क्यों नहीं आया? यदि आप जिस दिन भंडारण कर देंगे, आज हम लुटते क्यों हैं? 2 कारणों से। पहला, किसान के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। दूसरा,
भंडारण की क्षमता नहीं है। और जैसे गांव में भंडारण गृह तैयार होगा उसे दोनों काम हो जाएंगे। पहला काम, उसको सुविधा मिल जाएगी भंडारण। दूसरा काम, 2007 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि जो भी भंडारण में अपनी फसल को रखेगा उसके बदले में उस भंडारण की रसीद के आधार पर 80% ऋण उसको 3% ब्याज दर पे दे दिया जाएगा। तो जब तक भाव बाजार में नहीं आवे तब तक वहां रखे, और जैसे ही बाजार में भाव आवे भंडारण से सीधा बेच दे तो किसान लुटने से बचेगा। तो भंडारण की सुविधा और क्षमता दोनों प्राप्त हो जाएगी। इसलिए विवेक सिंह जादौन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामपाल जी, सरकार इसे लागू क्यों नहीं करना चाहती? ये आपने सुझाव दिया, सरकार को अच्छा लगा, सरकार इसे धरातल पर लाना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि यह एक हर किसान की बात है। किसान नेता भी देश की संसद में गए, किसान नेता चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी लगातार किसानों की आवाज़ उठाते थे। मैं हालांकि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री उन्हें मानता हूं जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई थी, और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित हर बार करता हूं। लेकिन आज तक उन्होंने भी इस बारे में विचार नहीं किया। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो विदेशों में माल जाता है वो गाँव में रुक जाएगा और सरकार विदेशों तक अपने हितैषी देशों को माल नहीं दे पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है? विवेक सिंह जादौन जी, ये जो मुद्दा है जी, आज का तो करंट मुद्दा है जी, तो भंडारण की आवश्यकता जी, ये किसान को है जी, और हम तो इसको शुरू से जी, और 2010 से तो जी, इसको हमने मुद्दा बनाया हुआ है जी, और ये सब हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं जी, राज्य को भी, जी, केंद्र को भी, जी, दोनों सरकारों को जी, लेकिन दोनों सरकारें जी, कि इस और देखती नहीं। जिसका कारण जो मैं समझता हूँ, किसान जी, उनकी प्राथमिकता में नहीं है जी। वो किसान को कैसे मानते हैं? जैसे आप रसगुल्ले लाओ जी, प्लेट में रखो जी, और रसगुल्ले खाओ जी, फिर उस प्लेट को कचरादान में डाल दो जी, तो कूड़ेदान में जैसे उस प्लेट को डालते हैं रसगुल्ले खाने के बाद में, यही व्यवहार ये पार्टियां किसानों के साथ करती है। जब तक उनको वोट लेना होता है किसान किसान करती है, जैसे ही वोट लेकर राज में आते हैं किसान को कूड़ेदान में फेंक देती है। जी रामपाल जी, लेकिन किसानों के सामने कई समस्या होती है। ये जरूरी नहीं है किसान उस भंडारण, अगर हर गांव में भंडारण क्षेत्र गृह बनेगा तो कोई जरूरी है कि किसान उसमें भंडारण करेगा अपना, क्योंकि किसान के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। कोई दूसरे का पैसा देना है, बैंक का पैसा देना है, यूरिया का पैसा देना है, गेहूं का पैसा देना है, बीज का देना है, ट्रैक्टर का देना है, जुताई का देना है, निदाई का देना है, गुड़ाई का देना है, कई समस्या होती हैं। आप सही कह रहे हो विवेक जी, ये कई समस्या होती हैं। और ऊपर से भंडारण अगर सरकारी जगह पे करेंगे तो उसका किराया भी सर पे आ जाएगा। आप सही, क्या ऐसे में भंडारण हो सकेगा ग्राम पंचायत स्तर पर? आप दोनों बात सही कह रहे हो जी, लेकिन अपना विचार ऐसा है जी कि यदि 80% फाइनेंस जी 3% ब्याज दर पर हो जाए जी तो किसान ये जो सारे खर्चे हैं जी इनको मीट आउट कर लेगा जी, उनकी पूर्ति कर लेगा जी। दूसरा, वो ऋणी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होगा जी, उसको अनावश्यक 2 से लेकर 10% तक ब्याज उसे लुटना नहीं पड़ेगा जी। इसलिए जैसे ही भंडारण की रसीद के आधार पर जी उसको फाइनेंस होने लगेगा जी तो किसान अपनी फसल के अच्छे दाम लेने में सक्षम बनेगा। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं जो इसी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाहूंगा उसको, अभी हमारी सरकार ये नहीं करती। क्या करती है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जी, हमने कहा है भाई आप सम्मान निधि में एक वर्ष में 6,000 रुपए दोगे जी, एक महीने के 500 रुपए दोगे जी, और एक महीने में 500 रुपए ये 5 आदमी को मिलेंगे क्योंकि 5 आदमियों का परिवार है जी। एक व्यक्ति के हिस्से में 100 रुपए आएंगे महीने के, एक दिन का 3 रुपए 33 पैसे आएंगे जी। तो 3 रुपए 33 पैसे आप देकर कह रहे हो आपको सम्मान दे रहे हैं। अरे 5 रुपए से कम का तो एक कप नहीं आता चाय का भी जी, तो जो चाय का कप ही नहीं आता उसको सम्मान कह रहे हो क्या आप? तो हमने तो दूसरी बात कही, हम हैं दाता जी, अन्नदाता जी, हम भिखारी बनना नहीं चाहते जी। हम चाहते हैं हमारा हाथ लेने की मुद्रा में नहीं रहे जी, हमारा हाथ तो देने की मुद्रा में रहना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरा एक बात कही, आप यदि ये हमें सम्मान निधि मत दो जी, आप तो हमारा 10 क्विंटल चना खरीद लो जी, तो हमको 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो आप 6,000 हमें दोगे वर्ष में 3 किस्तों में, तो हमें एक बार में 10,000 मिल जाएंगे नहीं, तो इससे हमारा सम्मान तो उससे बढ़ेगा कि हमने हमारे श्रम का मूल्य प्राप्त किया। यह है
सम्मान बढ़ाने वाली। तो आप सम्मान को गिरवी रख के कह रहे हो हम आपको सम्मान ही नहीं दे रहे, इसलिए हमने तो कभी मांगी नहीं तुमसे सम्मानित क्यों दे रहे हो? आप तो हमारे उपज का दाम दो, न हमें 6,000 चाहिए न 24,000 चाहिए, हमें तो खेत को पानी चाहिए और उपजों के दाम चाहिए, हम खुद ऋण चुका लेंगे, तुम्हारी हमको जरूरत नहीं। जैसा कि रामपाल जाट ने बताया कि देश का अन्नदाता अब भिखारी नहीं बनना चाहता, देश का अन्नदाता खुद अपने आप को स्वर्ण निधि, खुद की निधि खुद निश्चित करना चाहता है। उसे उचित समर्थन मूल्य चाहिए, अपने बीजों, अपने जो फसल है उसका भाव और उसे रखने के लिए भंडारण चाहिए। अगर इतना ही सरकार उपलब्ध करा दे तो किसान हितैषी सरकार, जो भी सरकार उपलब्ध कराएगी कहलाएगी। किसान ब्याज मुक्त ऋण नहीं चाहता, किसान ऋणी बनना नहीं चाहता, बल्कि किसान देश का दाता बनना चाहता है कि हम देश का और देश के नागरिकों का पेट भर दुनिया के तमाम देशों का भी पेट भर सके, ऐसा दाता देश का दाता कहलाता है। क्योंकि देश का जो मौसम है, भारत देश के जो मौसम है प्रकृति के अनुकूल है, और प्रकृति के अनुकूल वाला देश एकमात्र भारत देश है जो कि समय पर पैदावार देता है, बम्पर पैदावार देता है। आज के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही, किसी और मुद्दे पर जल्द होंगे आपके साथ। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।